हेलो बच्चों, दिस इज शुभा सिंह एंड आज मैं लेके आई हूँ क्लास 7 का 5th चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि मटेरियल्स का नेचर क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एसिड्स बेस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ मटेरियल। तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे मटेरियल्स प्रेजेंट हैं और उनको अगर हम क्लासिफाई करें उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली तो उन सब्सटेंसेस को हम नाम देंगे एसिड, बेस, सॉल्ट। और कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो न्यूट्रल भी होते हैं। तो एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स क्या हैं? तो एसिड्स जो खट्टी चीज़ें हमारे चारों तरफ प्रेजेंट हैं वो सब कहलाती हैं एसिड्स, जो सॉर टेस्ट में होती हैं। और जैसे कि इमली हो गया, लेमन जूस हो गया, ऐसे ही हमारे चारों तरफ बहुत सारी खट्टी चीज़ें हैं। और जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर प्रेजेंट है। तो ये सब एसिड्स हैं और इनका टेस्ट खट्टा होता है। हमारे खाने में भी बहुत सारे फूड में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अनराइप्ड मैंगो, लेमन, टैमरिंड, ये सब में एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये टेस्ट में खट्टे होते हैं, सार होते हैं। फिर आते हैं बेस पे। बेस क्या होते हैं? ये बिटर टेस्ट में होते हैं, इनमें कसैलापन होता है। और इनके एग्जाम्पल्स हो गए बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, चूना, ये सब बेसिस के एग्जाम्पल्स हैं। अब ये एसिड्स और बेसिस दोनों ही रिएक्शन शो करते हैं। और फिर आते हैं हम लोग सॉल्ट्स पे। सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स एसिड और बेस को मिलाने से सॉल्ट्स बनते हैं और ये न्यूट्रल होते हैं। तो इस तरीके से अब हम लोग इन पे डिटेल स्टडी करेंगे। अभी हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस देखे, जैसे कि एसिड, बेस, सॉल्ट, न्यूट्रल सब्सटेंसेस। तो इन सभी सब्सटेंसेस को हम कैसे पता लगाएं कि सामने वाला सब्सटेंस हमारे सामने जो है वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, सॉल्ट है? तो इनको पता लगाने के लिए हम जनरली इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिनको हम जनरली यूज़ करते हैं। तो उसमें से एक आता है आपका हल्दी, दूसरा चाइना रोज़ और भी बहुत सारे लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से इन डिफरेंट चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक के अंदर सरक्यूमिन नाम का एक सब्सटेंस, येलो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। और जब उस पर बेस रिएक्ट कराया जाता है, मतलब हल्दी में जब हम चूना या कोई ऐसा बेस उसमें मिलाते हैं तो वो रेड कलर की हो जाती है। और उसी जब वो रेड कलर की हो जाए उसी के ऊपर अगर हम फिर से एसिड डाल दें तो क्या होगा? वो फिर से येलो कलर की हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा होगा घर में जब हम लोग पूजा वगैरह करते हैं, हम लोग के घर में पूजा होती है तो हम लोग जो टीका बनाते हैं उसमें क्या करते हैं? हल्दी में चूना मिलाते हैं, वो रेड कलर का हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि चूना क्या है? बेस है। और जब उसको हल्दी में मिलाते हैं तो वो रेड कलर का होता है। ठीक है, तो चलो हम इसको करके देखते हैं कि कैसे। ये देखिए, मैंने एक हल्दी लगा के एक पेपर रखा हुआ है। अब इसको हम एक बेस का यूज़ करते हैं। जैसे घर में जो वॉशिंग सोडा होता है वो भी एक तरीके का बेस है। अगर हम उसको इस पर लगाएं, किस कलर का हो गया? रेड कलर का हो गया, है ना? ये रेड कलर का हो गया। चलिए हम इस पे एक रेड कलर का फ्लावर बना देते हैं। ये देखिए। क्यों? क्योंकि इसमें हल्दी लगी हुई है और जो हमने सर्फ लगाया या डिटर्जेंट पानी में मिला के लगाया तो ये रेड कलर दिया इसने। अब इसी के ऊपर अगर हम एसिड लगा दें, इस पे हम लेमन स्क्वीज़ कर देते हैं। ये देखिए क्या हुआ? जहाँ जहाँ पे लेमन स्क्वीज़ किया वहाँ पे क्या हो गया? ये रेड कलर फिर से येलो में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब क्या समझ में आया कि जब हम हल्दी में बेस मिलाते हैं, टर्मरिक में बेस लगाते हैं तो क्या होता है? इट टर्न्स रेड इन कलर। और वापस से उसमें अगर एसिड लगा दें तो क्या होगा? वो दोबारा से येलो कलर का हो जाएगा। तो इस तरीके से
टर्मरिक जो है वो इंडिकेटर की तरह वर्क करती है। देन हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट इंडिकेटर जो कि है चाइना रोज। चाइना रोज इंडिकेटर को बनाने के लिए एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा गर्म पानी लेंगे और उसमें कुछ चाइना रोज फ्लावर की पेटल्स डाल देंगे। तो जब उसको थोड़े समय के लिए उसमें जब डालेंगे 2-3 मिनट्स, तो वो क्या करेगा, अपना कलर लूज कर देगा और उसके बाद पेटल्स को हम निकाल देंगे और ये हमारा चाइना रोज इंडिकेटर तैयार हो जाएगा। और उनको हम 3 टेस्ट ट्यूब के अंदर रखेंगे। पहली टेस्ट ट्यूब में एसिड डालेंगे, तो कुछ ड्रॉप्स लेमन जूस की डालेंगे। और दूसरी टेस्ट ट्यूब में बेस का यूज़ करेंगे, तो बेस में हम वॉशिंग सोडा डाल के देखेंगे। और तीसरे में वाटर का यूज़ करेंगे, वाटर उसमें कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। तो पहले में जिसमें लेमन जूस डाला है उसका कलर डार्क पिंक कलर का हो जाएगा, जो कि एसिड डाला था हमने। तो मतलब कि चाइना रोज इंडिकेटर में जब हम एसिड का यूज़ करते हैं, उसमें एसिड की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, तो वो डार्क पिंक कलर का हो जाता है। और जब उसमें बेस डालते हैं, कुछ ड्रॉप्स बेस की डालते हैं, तो क्या होगा, उसका कलर डार्क ग्रीन कलर का हो जाएगा। और न्यूट्रल सब्सटेंस वाटर डालेंगे तो क्या होगा, उसका कलर लाइट पिंक कलर का हो जाएगा। तो इस तरीके से चाइना रोज इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है। देन आते हैं हम लोग लिटमस पे। तो लिटमस क्या होता है, लाइकेन जो आपने देखा होगा ग्रीन कलर की काई जैसी जम जाती है पेड़ों के बाग पे, पेड़ों की जो छाल होती है उसके ऊपर जो है ग्रीन कलर की काई जैसी जम जाती है, उसको हम लाइकेन बोलते हैं। और उससे रेड और ब्लू कलर का लिटमस पेपर तैयार किया जाता है। और ये रेड और ब्लू कलर के लिटमस पेपर का यूज़ जो है हम लोग एसिड और बेस के लिए करते हैं। ये हैं रेड एंड ब्लू लिटमस। रेड litmus paper turns blue in color when it react with basic solution। तो अगर हम रेड लिटमस पेपर के ऊपर बेस लगाते हैं, ये डिटर्जेंट का सोल्यूशन है, ये लगाते ही ये क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। वैसे ही सेम ब्लू लिटमस पेपर, उस पर जब हम एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो ये देखिए इट टर्न्स रेड इन कलर। मीन्स क्या हुआ कि रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर का हो जाता है जब उसको हम बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं, और ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर का हो जाता है जब हम उसको एसिड में डालते हैं। और लाइट पिंक कलर हो जाता है जब उसको न्यूट्रल सोल्यूशन में डालते हैं। अगर उसको न्यूट्रल सोल्यूशन में डालें तो ये पिंक कलर और लाइट पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से लिटमस पेपर इंडिकेशंस देता है। उसी तरीके से फिनोल्फ्थलीन में भी हम जो है ये भी एक तरह का इंडिकेटर है। फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर कैसे वर्क करता है कि ये एसिड मीडियम में कलरलेस रहता है और बेसिक मीडियम में, या कह सकते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन में, ये पिंक कलर का हो जाता है। फिनोल्फ्थलीन बॉल्स आपने देखी होंगी, ट्रांसपेरेंट कलर की होती हैं। और तो एसिड मीडियम में ये कलरलेस हो जाता है और बेसिक मीडियम में ये पिंक कलर का हो जाता है। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो जनरली हम एसिड, बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशंस को, न्यूट्रल सब्सटेंसेस को पता करने के लिए इन इंडिकेटर्स का हम लोग यूज़ करते हैं। देन हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स की। एसिड हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि ये सॉर टेस्ट में होता है, खट्टा होता है टेस्ट में। और जो एसिड होता है वो बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करता है। अभी हम लोगों ने जैसे बात की थी एसिड और बेस, तो एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट फॉर्म होता है, और ये एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और उससे सॉल्ट फॉर्म होता है। तो अगर हम एसिड्स की बात करें तो एसिड भी 2 तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो कि लिविंग चीज़ों में पाया जाता है वो ऑर्गेनिक एसिड होता है, और ज़मीन से पाए जाने वाले, ज़मीन के अंदर से पाए जाने वाले जो एसिड्स होते हैं वो मिनरल एसिड्स होते हैं। अब अगर हम ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें तो बहुत तरह के ऑर्गेनिक एसिड्स जो हम लोग अपने चारों तरफ जनरली डेली लाइफ में देखते हैं। कुछ कॉमन ऑर्गेनिक एसिड्स की अगर बात करें
तो उनमें आते हैं एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। तो इनमें से एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, जिसको हम सिरका बोलते हैं, तो जिसको हम लोग सैलड्स में डालने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो होता है एसिटिक एसिड होता है। फिर एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें तो ये विटामिन सी जो होता है, जैसे खट्टी चीज़ों में हमको विटामिन सी जिनसे मिलता है, आपका लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, इनमें एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है। देन सिट्रिक एसिड जो होता है सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, लेमन और इन सब में सिट्रस फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। देन लैक्टिक एसिड कर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो के अंदर, स्पिनच के अंदर, इन सब में प्रेजेंट होता है ऑक्सैलिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक सोडा वगैरह पीते हैं उनमें कार्बोनिक एसिड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की जब रिएक्शन कराई जाती है वाटर के साथ तो कार्बोनिक एसिड बनता है। और वैसे ही टार्ट्रिक एसिड जो होता है वो टैमरिंड, ग्रेप्स, इन सब में जो है टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। मिनरल एसिड जनरली जो है जमीन के अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स से सिंथेसाइज किया जाता है। ये इनऑर्गेनिक होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। इनमें से हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इवन इसके अंदर ग्लास तक डिजॉल्व हो जाता है। इसको स्टोर करने के लिए किसी भी मेटल का यूज़ नहीं कर सकते, ग्लास बॉटल का यूज़ नहीं कर सकते। इसको स्टोर करने के लिए नॉन स्टिकिंग जो प्लास्टिक होती है, जिसको हम टेफ्लॉन बोलते हैं, उसके कंटेनर्स के अंदर इसको जो है स्टोर किया जाता है। अब मिनरल एसिड्स के यूज़ क्या होते हैं, तो मिनरल एसिड्स का जो हाइड्रोक्लोरिक होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो मेनली क्लीनिंग एजेंट के रूप में किचन में जो है सिंक में, सैनिटरी वेयर्स में इसको यूज़ करते हैं। और वेल्डिंग करने से पहले जो है क्लीनिंग करने के काम आता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लीन किया जाता है चीज़ों को, उसके बाद वेल्डिंग की जाती है। उसी तरीके से एक्वा रेज़ा को बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, जिसका यूज़ जो है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इन सब की रिफाइनिंग के लिए किया जाता है। मतलब इनकी प्योर फॉर्म को ऑब्टेन करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जनरली यूज़ किया जाता है। वैसे ही नाइट्रिक एसिड की बात करें तो ये भी सिल्वर और गोल्ड और नोबल मेटल्स को प्यूरिफिकेशन के लिए इनका यूज़ किया जाता है। और इनको जो है फर्टिलाइज़र्स में भी नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का भी यूज़ फर्टिलाइज़र में करते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्री में भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का यूज़ जो है जो डेवलपिंग ज्योमेट्रिकल पैटर्न, फ्लोरल पैटर्न्स जो ग्लास पे बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अगर एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमने देखा कि ये सॉल्ट टेस्ट में होता है और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। और ये टर्मरिक सोल्यूशन के ऊपर इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। हल्दी पीली ही रहती है। चाइना रोज़ इंडिकेटर को ये डीप पिंक कर देते हैं। और ये करोसिव नेचर के होते हैं, मतलब कि ये मेटल को मतलब करोड कर देते हैं, मतलब उनमें जंग लग जाती है इनके इफेक्ट की वजह से। अगर रिएक्शन की बात करें कि मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, तो एसिड जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। मीन्स एसिड, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब जिंक से रिएक्ट करता है, जिंक क्या है, एक मेटल है, तो जिंक से जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि इसका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्लोरीन जो है Zn के साथ जिंक के साथ जुड़ जाता है और ZnCl2 फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसी तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी ये पार्ट लेता है। अब जैसे कि अभी आपने देखा कि इसमें क्या है, एसिड मेटल से जब रिएक्ट हुआ तो सॉल्ट फॉर्म हुआ। सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रलाइजेशन में भी पार्ट लेता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी ये पार्ट लेता है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। अब इन दोनों एसिड और बेस की जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा,
सोडियम क्लोराइड बनेगा जो कि कॉमन सॉल्ट होता है जिसको हम खाने में यूज़ करते हैं, और उससे वाटर निकलता है और हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है और सॉल्ट फॉर्म करता है और एंड प्रोडक्ट के रूप में वाटर और हीट प्रोड्यूस होती है, तो इस तरह की रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। तो अगर बेसिस की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं और टर्मरिक के येलो स्टेन को रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, टर्मरिक को रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये कभी कभी वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं और कभी कभी हाईली सॉल्युबल होते हैं, और जब हाईली सॉल्युबल होते हैं तो बर्निंग सेंसेशन, इरिटेशन एंड ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि आप चूने को जब पानी में मिलाएं और उसमें उसको अगर चूने के पानी को अगर स्किन के टच में आता है वो, तो क्या होता है, इरिटेशन प्रोड्यूस करता है, और ज़्यादा समय तक अगर स्किन के टच में रहता है तो ये ब्लिस्टर्स भी प्रोड्यूस करता है स्किन के ऊपर। बेसिस एंड एल्कलीज आर करोजिव, ये भी करोजिव होते हैं, ये भी जो है करोजन करते हैं। और बेसिस न्यूट्रलाइज द एसिड, बेसिस क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड्स को, और ये भी सॉल्ट फॉर्म करते हैं। मतलब बेसिस भी एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट फॉर्म करते हैं और एंड प्रोडक्ट के रूप में वाटर प्रोड्यूस करते हैं रिएक्शन में। और जब कुछ एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एसिड है। तो ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड फॉर्म करते हैं, अभी हम पहले भी देख चुके हैं, और वाटर प्रोड्यूस होता है। उसी तरीके से अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्शन कराई जाती है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है और वाटर बनता है। तो इस तरीके से ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं एसिड्स के साथ रिएक्शन करके। अगर बेसिस के नेमिंग की बात करें तो जब इनके साथ में ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो इनके नेम के साथ ऑक्साइड जुड़ता है, और जब OH जुड़ा हुआ होता है तो ये हाइड्रोक्साइड इनके नाम के साथ जुड़ता है। जैसे कि हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो पोटेशियम ऑक्साइड, और सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो सोडियम ऑक्साइड। अब ये सारे जो ऑक्साइड्स हैं, या इनको बेसिस भी कहेंगे, बेसिस जो हैं ये जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर से तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और उसी तरीके से सोडियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। देन हम लोग बात करेंगे कि वीक और स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं। तो वीक बेसिस क्या होते हैं, जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं या बहुत कम मात्रा में सॉल्युबल होते हैं, तो वो कहलाते हैं वीक बेसिस। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होना, और अमोनिया गैस से अमोनियम हाइड्रोक्साइड का बनना, ये सब क्या है, कुछ वीक बेसिस है। उसके बाद अगर स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करें तो ये रेडिली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जैसे कि पोटेशियम ऑक्साइड का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्म करना, और सोडियम ऑक्साइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनना, ये सब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। और इन्हीं को हम एल्कली बोलते हैं, जो कि रेडिली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। और ऑल एल्कलीज आर हाईली कोरोजिव, ये सभी कोरोजिव होते हैं, हाईली कोरोजिव होते हैं। फिर अगर हम बेसिस की यूज की बात करें कि कॉमन यूज हम इनका कहाँ कहाँ करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइम स्टोन बोलते हैं, इसका जनरली सीमेंट को बनाने में इसका यूज किया जाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जैसे कि ताजमहल, आगरा का ताजमहल, ये सब वाइट मार्बल से बने हुए हैं, तो इनमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की फ्लोरिंग करने में और वॉल्स बनाने में, इन सब में इसका कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन का यूज़ किया जाता है। फिर
क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ जो है ओर्स की रिफाइनिंग में किया जाता है। जो मेटल्स हमको ज़मीन के अंदर से मिलते हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं, उनको हम ओर्स बोलते हैं, ओर बोलते हैं। और उन ओर से प्योर मेटल फॉर्म करने के लिए, प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए इसका कैल्शियम ऑक्साइड का, जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, इसका यूज़ किया जाता है। और इसका जो यूज़ है मेनली जो स्लेट लाइम होता है, जो चूना पत्थर जिसको हम खाने में पान के साथ में यूज़ किया जाता है और पुताई करने में यूज़ किया जाता है, इसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर आता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि स्लेट लाइम होता है। आप सभी को पता है ये क्या होता है, वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। और एसिडिक सॉइल होता है, ये न्यूट्रलाइज़र का भी काम करता है। कभी कोई किसी को एसिड का इफ़ेक्ट या कोई बेस का इफ़ेक्ट है तो उसको कम करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि चींटी किसी को काट लेती है तो चींटी काट लेती है तो क्या होता है, वो एंटासिड रिलीज़ करती है। एंटासिड क्या है, एक तरह का एसिड है। और जहाँ पे चींटी ने काटा है उस जगह पे अगर चूने को रगड़ दिया जाए तो वो बेस होता है, तो क्या होगा, वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा उस रिएक्शन का। जो एंटासिड चींटी ने छोड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा, चूने की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उस पर्सन को जिसको चींटी ने काटा है उसको रिलीफ मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसका यूज़ मेडिसिनल यूज़ भी होता है। ठीक है, ग्रास पल्प, पेपर इंडस्ट्री में भी ग्रास पल्प से पेपर बनाने में, उसको क्लीन करने में, मतलब उसको वाइट बनाने में उसका यूज़ किया जाता है। और सीवेज वाटर को ट्रीट करने के लिए, सीवेज वाटर को ट्रीट करके साफ़ करने के लिए भी इसका स्लेट लाइम का यूज़ जनरली किया जाता है। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी एक तरह का बेस है। और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ क्या करते हैं, मेडिसिनल यूज़ किया जाता है। जब किसी को एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मेडिसिन की तरह काम करता है। बर्निंग सेंसेशन जो बॉडी के अंदर हो रहा होता है, इंटेस्टाइन के अंदर या स्टमक के अंदर हो रहा होता है, उस बर्निंग सेंसेशन को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज ए मेडिसिन दे दिया जाता है। और जिससे क्या होता है कि एसिड, जब ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बॉडी के अंदर या स्टमक के अंदर जाता है तो ये क्या करता है, एसिड को या बर्निंग सेंसेशन, जिस उस एसिड की वजह से बर्निंग सेंसेशन हो रहा होता है उसको जब ये न्यूट्रलाइज कर देता है तो वो बर्निंग सेंसेशन से आराम मिल जाता है। मतलब अगर पेट में जलन हो रही है किसी को एसिडिटी होने की वजह से तो क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज ए मेडिसिन दिया जाता है। और या मतलब उसको टैबलेट के फॉर्म में भी देते हैं, कभी कभी टॉनिक के फॉर्म में दिया जाता है, जिससे वो क्या होता है, एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है और लोगों को उस पेन से रिलीफ मिल जाता है, बर्निंग सेंसेशन से रिलीफ मिल जाता है। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ सॉफ्ट सोप को बनाने में किया जाता है और ये बैटरीज़ में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं। देन सोडियम कार्बोनेट का यूज़ वॉशिंग सोडा को बनाने में किया जाता है, वॉशिंग सोप को बनाने में किया जाता है, क्लीनिंग एजेंट के रूप में क्लोथ्स को साफ़ करने के, पेपर पल्प को क्लीन करने में इसका यूज़ किया जाता है। और सोडियम कार्बोनेट का यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर में भी किया जाता है। जो ये आपका सोडियम कार्बोनेट होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, एक कंटेनर में सोडियम कार्बोनेट होता है और दूसरे में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और जब इसको पटकते हैं फायर की कंडीशन में तो क्या होता है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। दोनों की रिएक्शन से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, फायर को एक्सटिंग्विश करने के काम में आती है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा होता है, ये भी ग्रीस को क्लीन करने में, ऑयली सरफेस को क्लीन करने में, ये ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करता है। कलर को ब्लीच करने, जब कपड़ों को बनाया जाता है तो क्या होता है, जो सिल्क है मान लिया या डिफरेंट टाइप के फाइबर्स हैं, उनके क्रीम कलर है या डिफरेंट कलर्स हैं तो उनके कलर को क्लीन करने में, उसको वाइट बनाने में, ब्लीचिंग करने में हेल्प करता है ये। और कपड़ों को क्लीन करने में भी, ऑयल, ग्रीस, इन सबको भी क्लीन करने में इसका यूज़ करते हैं। हार्ड सोप को बनाने में, जैसे वॉशिंग पर्पस के लिए जो हार्ड सोप बनाए जाते हैं उनमें, उनको भी बनाने में जो है उनकी इंडस्ट्रीज़ में भी इनका यूज़ किया जाता है। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, हाउस होल्ड क्लींजर की तरह, जो इंक क्लीनर, इन सब में जो है इंक क्लीन करने में और फर्टिलाइज़र को फॉर्म करने में इनका यूज़ किया जाता है। और कुछ अदर बेसिस जो
जैसे कि बेकिंग पाउडर जो कि हम लोग घर में बेकिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, जिप्सम जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो भी जो है एक तरह का बेस ही है, ठीक है। उसका यूज़ जो है फ्रैक्चर्ड बोन्स को साफ सही करने में भी किया जाता है, फ्रैक्चर्ड बोन को ज्वाइन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, और बिल्डिंग सीलिंग्स वगैरह में भी इसको यूज़ करते हैं, सीलिंग्स वगैरह बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है जिप्सम का। और कैलामाइन लोशन जो है एक वीक बेस होता है, उसको भी बनाया जाता है बेस के द्वारा ही। कैलामाइन लोशन भी क्या है, बेस से ही बनाया जाता है, जो कि एंट स्टिंग, जैसे किसी को चींटी काट लेती है तो उसको जो है उससे रिलीफ दिलाने के लिए इस लोशन का यूज़ करते हैं, कैलामाइन लोशन का, जो कि एक तरह का वीक बेस है और जो है एंट स्टिंग से रिलीफ दिलाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट बेसेस हैं जिनका हम यूज़ करते हैं हमारी जनरल लाइफ में। फिर आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि एसिड और बेस जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से अपोजिट नेचर में है और एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और उनके रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट फॉर्म होता है। तो ये कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब एल्कलीज या बेसेस जो होते हैं वो एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता है और एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में वाटर प्रोड्यूस होता है, तो ये कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर अगर हम कुछ न्यूट्रल सब्सटेंसेस की बात करें तो न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। न्यूट्रल सब्सटेंसेस जैसे कि शुगर हो गई आपकी, कॉमन सॉल्ट हो गया, मार्बल हो गया, लाइम स्टोन, ग्लास, सिलिका, सेरेमिक्स, ये सब सॉलिड फॉर्म है न्यूट्रल सब्सटेंसेस की। फिर लिक्विड्स की अगर बात करें तो प्योर वाटर, अल्कोहल, ग्लिसरीन, केरोसिन, पेट्रोल, ये सारे न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं लिक्विड के। और गैसेस में एयर,